जारी किया गया है। डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ यह अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। कांजीकुंड का ही आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि डॉक्टर रहने वाला है। डॉक्टर का नाम मुजफ्फर बताया जा रहा है। फिलहाल डॉक्टर आरोपी मुजफ्फर फरार है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक और डॉक्टर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। डॉक्टर मुजफ्फर उसका नाम है, उसके खिलाफ ये अरेस्ट वारंट जारी किया गया। बताया जा रहा है कि ये जो आरोपी डॉक्टर है वो कांजीकुंड का ही रहने वाला है और फिलहाल वो डॉक्टर फरार है। वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी के समर्थन में मदनी उतर चुके हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने समर्थन दिया है। आज अल फलाह का हाल क्या हो रहा है, मदनी का यह कहना है। जवाब सिद्दीकी की मिसाल देते हुए मदनी ने यह कहा, आज जेल में पड़ा हुआ है, कितने साल का गुजरते हैं, कहां गुजरते हैं कोई नहीं जानता। अल फलाह यूनिवर्सिटी के समर्थन में मदनी उतरे हैं। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं ये मदनी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कौन कितने साल जेल में गुजारता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। आज अल फलाह का हाल क्या हो रहा है, जवाद सिद्दीकी की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा है, क्योंकि अल फलाह वही यूनिवर्सिटी है जहां से दिल्ली धमाके का कई तार जुड़ते हुए इस यूनिवर्सिटी से नजर आए। हालांकि शुरुआती दौर में यूनिवर्सिटी ने अपना पक्ष रखा कि कोई विदेशी फंडिंग नहीं हो रही है, लेकिन वो जो गाड़ी धमाके में इस्तेमाल की गई वो कई घंटों तक यूनिवर्सिटी कैंपस में खड़ी थी। ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि इस यूनिवर्सिटी में और भी कई विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है और एक इंजीनियर का नाम भी सामने आया था। उसी को लेकर अब मदनी जो है वो इस यूनिवर्सिटी के पक्ष में समर्थन में उतरे हुए हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी, उन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी का समर्थन किया है। आज अल फलाह का हाल क्या हो रहा है उन्होंने कहा है। जवाद सिद्दीकी की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा है कि आज जेल में पड़ा हुआ है, कितने साल गुजरते ये कोई भी नहीं जानता। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। वहीं दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके की पूरी जांच फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी और धौज गांव पर आकर टिक गई है। धौज गांव में सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस का सर्च अभियान लगातार जारी है। सुबह से लेकर देर शाम तक पुलिस टीमें हर दुकान, हर ठेले, हर छोटी बड़ी शॉप पर पहुंच रही है। दुकानदारों, फल विक्रेताओं और काम करने वाले कर्मचारियों से उनका आईडी कार्ड देखा जा रहा है। पुलिस हर व्यक्ति की पहचान की जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि कौन बाहर से आया है, कौन गांव का स्थायी निवासी है। फरीदाबाद के धौज गांव से ही सुरक्षा एजेंसियों ने 350 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट के अलावा 20 टाइमर, वॉकी टॉकी और असॉल्ट राइफलें बरामद की थी। पहले फरीदाबाद से विस्फोटक की बरामदगी और उसके बाद लाल किला ब्लास्ट, जिसके बाद पूरे देश में हाईलाइट है। और उसको देखते हुए हरियाणा के जो फरीदाबाद का धौज गांव है, वहां पर आप देख सकते हैं कि जो हरियाणा पुलिस है, जो फरीदाबाद पुलिस है, उसका एक जो सर्च अभियान है वो लगातार जारी है। जितने भी दुकानदार हैं धौज गांव के, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनका जो सामान है, उनकी जो दुकानों पे चीज़ें हैं, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। उनका परिचय पत्र जो है वो मांगा जा रहा है, कौन कहां का रहने वाला है, ये तमाम जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं आज सुबह से ही जो फरीदाबाद पुलिस है उसका एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जो है, जिसको एक सर्च अभियान कह सकते हैं, वो लगातार जारी है, जिसमें जितने भी धौज गांव के दुकानदार हैं या जितनी भी जो दुकानें हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। कौन कहां का रहने वाला है उसका परिचय पत्र जो है वो देखा जा रहा है। क्योंकि जिस वक्त फरीदाबाद से विस्फोटक बरामद हुआ और लाल किला ब्लास्ट से पहले 30 तारीख को जो उमर मोहम्मद था, जो इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जाता है, वो फरीदाबाद की एक मेडिकल शॉप पर आता है, वहां पर अपना फ़ोन चार्ज करता है और उसके बाद वो 20 मिनट तक वहां पर रुकता है और उसके बाद वो वहां से
फरार हो जाता है। यही वजह है कि लगातार फरारी के दौरान उमर मोहम्मद किन किन लोगों से मिला, कहाँ पे उसने फरारी काटी, किन किन लोगों ने उसे शेल्टर दी या किन किन लोगों के संपर्क में आए थे, तमाम जानकारी जो है वो जुटाने के लिए पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। कहीं कोई सुराग या कोई ऐसा सबूत किसी दुकानदार से इस लाल किला ब्लास्ट से जुड़ा पुलिस को मिले, उसको लेकर भी लगातार ये मुहिम जो है आप देख सकते हैं सुबह से ही जारी है। महिला पुलिसकर्मी जो है वो भी इस सर्च अभियान में लगातार पुलिस के साथ पुलिस टीम के साथ मौजूद है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, एक दुकानदार जो है उनसे उनका परिचय पत्र मांगा जा रहा है और वो अपना परिचय पत्र जो है वो बाकायदा दिखा भी रहे हैं। यहाँ पर देखिए पुलिस को आधार कार्ड जो है वो अपना दिखा रहे हैं। तो ये सर्च ऑपरेशन लगातार धोज गांव में सुबह से ही लगातार जारी है। जितने भी फल विक्रेता हैं या जो दुकानें हैं यहाँ पर, उनसे यहाँ पर लगातार जो है वो पूछताछ की जा रही है। एक दुकानदार है, उनसे भी बात करते हैं। अभी आपसे पुलिस ने क्या जानकारी मांगी थी? पुलिस ने क्या जानकारी मांगी आपसे? कुछ भी ना, कुछ नहीं मांगे। अभी आपसे आई कार्ड चेक कर रहे थे ना? आईडी मांग रहा है। आईडी दिखा दिया? हाँ दिखा दिया। ओके सर बहुत अच्छा कर रहा है, जो प्रशासन कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, हाँ जी, और ये होना भी चाहिए, ये सर होना भी चाहिए। हमारा जरूरी है सबकी बिल्कुल जी, बहुत जरूरी है जी। जितने बाहर के बंदे रह रहे हैं, तुम तो कह रहे सबकी आईडी चेक की जाए और सबसे पूछताछ की जाए। तो देखिए ये भाईजान है, इनका कहना है कि पुलिस बहुत अच्छी पहल कर रही है, सभी लोगों की जानकारी जो है वो जुटाना चाहिए। और चूंकि ये सर्च ऑपरेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि फरारी के दौरान 30 तारीख से लेके 10 तारीख की सुबह से पहले आखिर उमर मोहम्मद किन किन लोगों से मिला, फरीदाबाद या हरियाणा में वो कहाँ कहाँ गया, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 तारीख को उमर मोहम्मद इसी धौज गांव में एक मोबाइल शॉप जो है वहाँ पर पहुँचता है और उसके बाद वो वहाँ पर अपने फ़ोन को चार्ज करता है। ये चीज़ भी सीसीटीवी में कैद हुई थी। और उसके बाद लगातार जितने भी ऑटो वाले हैं, आप देखिए अभी फल की दुकानों के बाद अब जितने ऑटो वाले हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। इसमें चूंकि एक ऑटो वाला कनेक्शन भी सामने आया था तो उनसे भी उनका परिचय पत्र मांगा जा रहा है। और सारी चीज़ों को लेके यहाँ पर वेरिफिकेशन का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जितनी भी मार्केट में दुकानें हैं, चाहे वो मोबाइल शॉप हों, ऑटोमोबाइल की दुकानें हों, इसके अलावा या फलों की दुकानें हों, हर एक दुकानदार से चेकिंग की जा रही है, उससे उसका परिचय पत्र मांगा जा रहा है, आधार कार्ड जांच की जा रही है। और आप देख सकते हैं ये लगातार सुबह से ही जो फरीदाबाद पुलिस है उसका ये जो बड़ा सर्च ऑपरेशन है ये लगातार फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, फरीदाबाद, हरियाणा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शंकर आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। शंकर, फरीदाबाद में हमने देखा, तस्वीरें हमारे सहयोगी ने दिखाई कि जिस तरीके से जांच एक एक व्यक्ति के पास जाकर उसके आईडी कार्ड देखकर चेक की जा रही है, कहां तक, सबसे पहला सवाल तो ये जांच पहुंची है शंकर? निश्चित तौर पे देखा जाए, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की भूमिका की बात करें, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। दूसरी तरफ देखा जाए जांच एजेंसी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इस मामले में जिस तरह से स्टेट पुलिसिंग की बात करें, चाहे हरियाणा पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात करें, राजस्थान पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, तो जम्मू कश्मीर पुलिस के से ये इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुआ, उसके बाद पहुंचा मामला हरियाणा पुलिस के पास और उसके बाद राजधानी दिल्ली पुलिस। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ज्वाइंट ऑपरेशंस के तहत इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस तरह से इस वाइट कॉलर टेररिज्म का एक नेटवर्क जो है पिछले कुछ सालों के दौरान में जिस तरह से बिल्ड करने की कोशिश किया गया और ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर से लेकर राजधानी दिल्ली और एनसीआर तक जिस तरह से एक सोची समझी साजिश के तहत एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की एक कोशिश की गई और जिस तरह से लाल किला ब्लास्ट हुआ, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर जांच एजेंसी एनआईए उन तमाम राज्य पुलिस के संपर्क में है, उससे तमाम इनपुट्स को लिए जा रहे हैं। तमाम इनपुट्स को लेने के बाद एक ज्वाइंट ऑपरेशंस जो है बाकायदा वो किए जा रहे हैं। इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, कई आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा इस मामले में अब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है, कई आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस पूरे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े मामले में कुछ बड़े खुलासे देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से आज चाहे दिल्ली एनसीआर की बात करें, खासतौर पर अगर फरीदाबाद की बात करें तो वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, जो वहाँ पे स्थानीय निवासी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग
जो अलग अलग राज्यों से शंकर, एक बात तो साफ है, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को लेकर आप बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साफ ये भी है कि जो लोकेशन इन मिलिटेंट्स ने चुनी है फरीदाबाद, बहुत सोच समझकर, अल फलाह यूनिवर्सिटी में बहुत से सुराख हमने देखे हैं और एक एक कर खुलासे हो ही रहे हैं। उसके बाद भी जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे रिपोर्ट दिखाते हुए कि एक वो उमर जो है वो जाता है एक दुकान पे, फोन भी चार्ज करता है, ऑटो कनेक्शन भी है, ना सिर्फ व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बल्कि हर छोटे बड़े इंसान से उसने बातचीत की है। बहुत बड़ा कुछ ना कुछ सुराग फरीदाबाद मिलने की उम्मीद है, क्योंकि लोकेशन बहुत सोच समझ के, हरियाणा का फरीदाबाद, क्योंकि अगर गुड़गांव चुना जाता तो उसके बारे में तो जानकारी है कि जिस स्तर पर गुड़गांव आज आगे बढ़ा हुआ है। उसके अलावा नोएडा यूपी में पड़ता है और दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली के लिए प्लानिंग करने के लिए आपको लगता है जो फरीदाबाद की लोकेशन है, क्या कहेंगे आप इस सारे मुद्दे पर? देखिए सर, अब तक इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हुआ है, इस मामले में इतना स्पष्ट हो गया है कि टारगेट एक नहीं, मल्टी लेयर का टारगेट था, कई राज्यों में अलग अलग जगहों का टारगेट था और इसके लिए एक सोची समझी साजिश के तहत ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अचानक जम्मू कश्मीर की पुलिस काम कर रही थी, जिस तरह से हरियाणा पुलिस और उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम एक्टिव हुई, इस तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए कहीं न कहीं एक कहा जा सकता है कि उसका मिशन जरूर फेल हुआ। हालांकि एक टारगेट जो है लाल किला के पास जिस तरह से ब्लास्ट यहाँ देखने को मिला, लेकिन इसके आगे वो आगे अपने आपराधिक मंसूबों को कामयाब नहीं कर सका, क्योंकि इसकी वजह थी कि तमाम जो सेंट्रल एजेंसी है, राज्यों की पुलिस है, वो एक्टिव हो गई और इस ऑपरेशन पर जुड़ गई। इससे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को खंगाला गया। उसके बाद जिस तरह से इस मामले पर एक्शन लिया गया और एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले पर जिस तरह से अब तक कई आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, तो इस मामले में इस पूरे मॉड्यूल को अब लगभग ध्वस्त किया जा चुका है। लेकिन अभी भी कई ऐसे आरोपी हैं जिसे भी गिरफ्तार करना बाकी है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले में, इस मॉड्यूल में अभी कई राज्यों से गिरफ्तारी होना बाकी है। बात करें चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, राजधानी दिल्ली एनसीआर की बात करें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ राजस्थान और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पूरा नेटवर्क बनाया गया है, तो उस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अब केंद्रीय जांच एजेंसी राज्यों के पुलिस के साथ मिलकर के एक ऑपरेशन कर रही है। पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरह से जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद अब आगे रिमांड लेकर के उस तमाम आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। तो उस पूछताछ के दौरान में कई ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई है कि आखिर कैसे ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जो है इसको बनाया गया, किस तरह से इसमें कई लोगों को शामिल किया गया। हालांकि देखिए, आप मोबाइल फ़ोन का जिक्र कर रहे थे, तो मोबाइल फ़ोन जब कोई भी आतंकी जब कहीं पे लेके जा रहा है, आ रहा है, तो कई बार होता है कि उसे आम आदमी के बारे में किसी को जानकारी नहीं होता है। अगर मैं ही किसी इलाके में जाऊं और वहां पे अपना मोबाइल फ़ोन बनाए तो वो आम बात है। लेकिन अगर कोई आतंकी किसी इलाके में जाकर के रह रहा है, तो रहने के दौरान में उससे जुड़े हुए तमाम दस्तावेज की वेरिफिकेशन, कहाँ रह रहा है, कौन रह रहा है, कब से रह रहा है और उसके साथ में उसका कोई गारंटर है या नहीं है, तो इस तरह के मामलों की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो आज जो फरीदाबाद पुलिस की टीम आज कर रही है, ये बहुत पहले से करना चाहिए। और अल फलाह यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में जिस तरह से आतंकियों का एक नेटवर्क वहाँ पर तैयार किया गया और इस पूरे नेटवर्क में कई ऐसे डॉक्टरों को शामिल किया गया, तो निश्चित तौर पर ये इस तरह का मॉड्यूल पहली बार सामने देखने को मिला है। लेकिन ये अपने आप में कहा जा सकता है अनोखा टेरर मॉड्यूल जरूर था, लेकिन जिस तरह से कई आतंकियों का नाम सामने आया है, तो अब केंद्रीय खुफिया एजेंसी और केंद्रीय जांच एजेंसी अब इस मामले में बेहद सतर्कता से इस तरह के तमाम इनपुट्स को खंगालने में जुटी हुई है। और अगर कहीं भी किसी भी राज्य में इस तरह का टेरर मॉड्यूल अगर सामने आता है, निश्चित तौर पे उन आतंकियों के खिलाफ ठोस और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि इस टेरर मॉड्यूल पे अब सेंट्रल एजेंसी काफ़ी सतर्कता से अब मामले की तफ्तीश में जुटी है और इससे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को खंगालने में जुटी हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। माइनॉरिटी का भी बयान हमने सुना था, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि जो काम किया जा रहा है पुलिस द्वारा वो सराहनीय है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हर किसी को शक की नज़र से ना देखा जाए और जितने भी लोग हैं अगर वो वहीं के रहने वाले तो काफ़ी नुकसान उनको भी झेलना पड़ रहा है। खैर, आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शंकर। तो आपको बता दें कि लगातार पुलिस एक एक दस्तावेज लोगों के खंगाल रही है, लोगों के आईडी कार्ड चेक कर रही है और एक एक अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।